पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने अपने सामाजिक आर्थिक चिंतन में बहुत अच्छी बात कही है। उनका ये चिंतन अंत्योदय के नाम से प्रसिद्ध है। उन्होंने कहा था कि समाज के जो शोषित है, पीड़ित है, दलित है, जो सामाजिक आर्थिक शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े हुए हैं, जिनके पास रहने के लिए मकान नहीं है, खाने के लिए रोटी नहीं है, शरीर पर कपड़ा नहीं है, उस दरिद्र नारायण को हम भगवान माने और उसकी निरंतर सेवा करते रहे। और जिस दिन उन व्यक्तियों को रोटी, कपड़ा और मकान मिलेगा, उसी दिन हमारा कार्य पूरा होगा, ऐसा हम समझेंगे। यही चिंतन हमारा सबका उद्देश्य है। और इसलिए जब राजनीति में काम करने वाले मेरे जैसे जो कार्यकर्ता हैं, वो अक्सर इस बात को याद रखते हैं कि पॉलिटिक्स इज ए इंस्ट्रूमेंट ऑफ सोशो इकोनॉमिक रिफॉर्म। सामाजिक आर्थिक परिवर्तन का राजनीति एक प्रभावी उपकरण है और इसलिए आर्थिक दृष्टिकोण ये बहुत महत्वपूर्ण है। पर कौन सा आर्थिक दृष्टिकोण होना चाहिए? फ्यूचरिस्टिक विजन क्या होनी चाहिए? फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी कौन सी है और फ्यूचरिस्टिक प्लानिंग क्या है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं बहुत बार एक बात को याद करता हूं कि यू कैन डोनेट आई बट यू कैन नॉट डोनेट विजन। आंखें दान किए जा सकते हैं पर दृष्टि दान नहीं की जा सकती। हमारे गांव की, हमारे जिले की, हमारे शहर की, हमारे राज्य की और हमारे देश की विकास की दृष्टि अगर एप्रोप्रिएट होगी तो ज्यादा समय नहीं लगेगा परिस्थिति को बदलने के लिए। और इसलिए स्वाभाविक रूप से हमारे देश में कौन सी आर्थिक नीति को अपनाकर हमको आगे जाना है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। सबसे पहली बात यह है कि जो हमारे उद्देश्य के रूप में हमारे प्रधानमंत्री जी ने और हमने सबने रखी है कि हमारे देश को आत्मनिर्भर भारत हम बनाना चाहते हैं। अभी हम दुनिया की 5वीं इकोनॉमी है और फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी इन द वर्ल्ड है। तो हमारे इकोनॉमी को 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड बनाना हमारा उद्देश्य है। $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाना, आत्मनिर्भर भारत बनाना, भारत को विश्वगुरु बनाना, ये सब करने के लिए हमको सही नीति को अपनाना पड़ेगा। और वो सही नीति क्या होगी और उसका क्रियान्वयन कैसा होगा, ये स्वाभाविक रूप से उसकी सोच रखते हुए भविष्य की योजनाएं बनानी होगी। और इसलिए यह स्वाभाविक रूप से हमारे देश में उस दिशा में जाने के लिए हमें सोचने के लिए ये एनुअल कॉन्फ्रेंस, जो अलग अलग लोगों के महत्वपूर्ण विचार आप सुनेंगे, वो आपको निश्चित रूप से दिशा देगा। हमारे देश में विचार भिन्नता ये कमी नहीं है, हमारे देश में विचार शून्यता ये कमी है। भिन्नता हो सकती है जब विचार होंगे तो इसलिए स्वाभाविक रूप से हर क्षेत्र में चिंतन करना, मनन करना, we need to plan futuristic planning for our future। और वो जो सोच है, वो सोच ऐसे कॉन्फ्रेंस से हम सबको मिलती है। थोड़ा सा रेफरेंस देने के लिए मैं आपको पुरानी बातों की तरफ लेके जाऊंगा कि हमारे देश में 1947 को हमें स्वाधीनता मिली। और स्वाधीनता जब मिली तब महात्मा गांधी जी ने यह कहा था कि हमें राम राज्य का निर्माण करना है। और राम राज्य की जो संकल्पना थी, क्योंकि प्रभु रामचंद्र मर्यादा पुरुषोत्तम केवल नहीं थे, तो आदर्श राजा थे, आदर्श पिता थे, आदर्श शासक थे। और कल्याणकारी योजनाओं के द्वारा उन्होंने जो राम राज्य की स्थापना की थी, उसको एक आइडियल के रूप में हमने स्वीकार किया है। पर इसी का संबंध मुझे याद आया कि अभी कुछ दिन पहले यूनो में एक वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस हुई
और वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस में भूटान के प्रधानमंत्री जी ने बहुत अच्छी बात रखी। उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने कहा था कि डोमेस्टिक हैप्पी ह्यूमन इंडेक्स ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हमारी भाषा में अगर उसको हम कहेंगे सुखांक। सुखांक का मतलब क्या होना है? सुखांक का मतलब यही है कि हर गांव में रोड बनने चाहिए, हर गांव में गरीब जनता के लिए शुद्ध और स्वच्छ जल मिलना चाहिए, हर गांव में हमारे बच्चों के लिए अच्छी शिक्षा मिलनी चाहिए, 24 घंटे बिजली मिलनी चाहिए, युवाओं को रोजगार मिलना चाहिए, किसानों को फसल के सही दाम होने चाहिए, स्वास्थ्य की अच्छी सुविधाएं होनी चाहिए और हमारे जीवन में मनोरंजन के साथ, आनंद के साथ हैप्पी ह्यूमन इंडेक्स, जिसको हम सुखांक कहते हैं, डोमेस्टिक हैप्पी ह्यूमन इंडेक्स, इसको हमने बढ़ाना चाहिए। और मुझे लगता है कि ये कठिन बात नहीं है कि हमारे हर क्षेत्र में ये हैप्पी ह्यूमन इंडेक्स कैसे बढ़ाना, और इसका जो संबंध है वो हमारे आर्थिक नीतियों के साथ है, क्योंकि नीतियां बहुत इंपॉर्टेंट होती है। एक फिलोसोफर ने ऐसा कहा है कि पर्स एंड पर्सन, यानी व्यक्ति और पैसा, इसमें पर्सन श्रेष्ठ है। पर्सन एंड पार्टी, व्यक्ति और संगठन, इसमें संगठन श्रेष्ठ है। एंड पार्टी एंड फिलॉसफी, यानी फिलॉसफी मीन्स विजन फॉर फ्यूचर, तत्वज्ञान, और हमारी फिलॉसफी जो भविष्य के लिए हमें निर्माण करनी है वो हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट है। एक फिलॉसफर ने यह भी कहा था कि सपने जो होते हैं वो हमारे मन में होते हैं। दुनिया की कोई भी सत्ता हमारी आंखें जो होती है उसको निकाल सकती है, पर मन के अंदर छिपे हुए विचारों को और सपने को कोई नष्ट नहीं कर सकती। और इसलिए हमारे सपने, हमारी विजन, हमारा फ्यूचरिस्टिक प्लानिंग हमारे देश के लिए, हमारे राज्य के लिए, हमारे डिस्ट्रिक्ट के लिए, हमारे शहर के लिए कैसे होगा, और इसका संबंध होता है वो कैपिटल इन्वेस्टमेंट से होगा। कैपिटल इन्वेस्टमेंट का संबंध इकोनॉमी के साथ होगा, और इसलिए इकोनॉमी इज अ सच ए इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट कि जो हमारा हार्ट है। आर्थिक प्रगति और विकास ऐसा मापदंड है कि जिसके सिवा समाज प्रगति विकास नहीं कर सकता, और इसलिए हमें यह समझना होगा कि हमने जो जो मॉडल स्वीकार किए थे वो उस समय के लोगों ने बड़े ईमानदारी के साथ, उद्देश्य सबका एक ही था। सबका उद्देश्य यही था कि सबका कल्याण हो, सब गरीबी, भूखमरी, बेरोजगारी से दूर हो, गांव, गरीब, मजदूर, किसान का कल्याण हो। सो उद्देश्य के बारे में डिफरेंसेस नहीं थी, पर उद्देश्य को पूरा कैसे करना ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। जब 47 में हमें स्वाधीनता मिली तो पंडित जवाहरलाल नेहरू हमारे देश के प्रधानमंत्री हुए। वो दृष्टा नेता थे, पर उन्होंने उस समय रशिया का जो सोशियो इकोनॉमिक मॉडल था उसका उनको उस समय प्रभाव था, और स्वाभाविक रूप से सरकार ने यह तय किया कि हर चीज सरकार करेगी। 5 सितारा होटल सरकार डालेगी, पावर प्रोजेक्ट सरकार डालेगी, सब कुछ सरकार करेगी। गोल्ड माइन भी सरकार की, कोल माइन भी सरकार की, सब सरकार। अब मैं भारत सरकार में कमेटी का चेयरमैन हूं, मेरे साथ वित्त मंत्री भी है, और जब कमेटी होती है तो यही एक घाटे में गया, वो घाटे में गया, सोने की खान भी घाटे में गई। तो मैं सोचता हूं कि ये तो ऐसी विचित्र बात हुई कि जिसका राजा व्यापारी उसकी जनता भिखारी। सरकार ने कोई भी व्यापार नहीं करना चाहिए। गवर्नमेंट इज ओनली सपोज टू फ्रेम द पॉलिसीज। धोरण और नीतियां बनाना सरकार का काम है,
होटल चलाना सरकार का काम नहीं है। और उसका परिणाम ये हुआ कि देश में पहले करीब 25-30 साल हमारे देश के बजट से जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट आई, उसमें गांव में बनने के लिए रोड नहीं बने, किसानों के सिंचाई के लिए सिंचाई के प्रकल्प नहीं बने, गांव में बिजली मिलनी चाहिए उसके लिए प्रायोरिटी नहीं मिली। और मुझे याद है कि मैं जब महाराष्ट्र में मंत्री था और 34-36 साल की मेरी उम्र थी, तो अटल बिहारी वाजपेयी जी ने मुझे बुलाया था। तब मुंबई में मैंने, आप मुंबई आते हो तो समुंदर में एक बहुत बड़ा वर्ली बांद्रा सीलिंग प्रोजेक्ट मैंने बनाया था और 55 उड्डान पुल फ्लाईओवर्स बनाए थे और मुंबई और पुणे के बीच में एक द्रुतगति महामार्ग बनाया था। तो उस समय वाजपेयी जी ने वो सब देखा और उन्होंने मुझे बुलाया और उन्होंने मुझे कहा कि तुम एक काम करो कि हिंदुस्तान में 6.5 लाख गांव है, पर अभी तक गांव में जाने के लिए रोड नहीं है, तो गांव को रोड को जोड़ने वाली योजना तैयार करो। तो मैं 3 महीने काम करता रहा। रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर, नाबार्ड के चेयरमैन, बड़े बड़े अधिकारी मेरे साथ थे और 3 महीने के बाद मैंने अपना रिपोर्ट वाजपेयी साहब को सौंपा। बाद में 1 महीने के बाद उस समय के राष्ट्रपति डॉक्टर अब्दुल कलाम साहब ने उस योजना को जाहिर किया और उसका नाम भी मैंने ही वो रिपोर्ट में रखा हुआ था। आज भी वो भारत सरकार की फ्लैगशिप योजना है जिसका नाम है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। और इस योजना के रिपोर्ट में ये लिखा गया था और मैंने गवर्नमेंट के रिपोर्ट के बाद भी बड़ा लिखा था कि गांव की स्थिति अच्छी नहीं है। गांव में स्कूल की बिल्डिंग है तो टीचर नहीं है, टीचर है तो बिल्डिंग नहीं है, दोनों है तो विद्यार्थी नहीं है, तीनों है तो पढ़ाई नहीं है। 3-3 महीने गांव के बच्चे बाढ़ के कारण स्कूल में नहीं जा सकते। गांव में हॉस्पिटल है, बिल्डिंग है तो डॉक्टर नहीं, डॉक्टर है तो बिल्डिंग नहीं, दोनों है तो नर्स नहीं, तीनों है तो दवाई नहीं। वेटरनरी हॉस्पिटल के बारे में तो बोलने की स्थिति नहीं थी उस समय। और इसलिए मैंने कहा कि जब ये नाबार्ड के चेयरमैन और रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर ने इसको इंडोर्स किया था कि अगर हिंदुस्तान के 6.5 लाख गांवों को अगर हम मजबूत रोड से जोड़ देंगे तो हिंदुस्तान का जीडीपी 1,14,000 करोड़ से बढ़ेगा। गांव के फल, फूल, सब्जियां, दूध शहरों में आने लगेगा, बच्चे स्कूल में जाने लगेंगे और जीवन उनका सुधर जाएगा। पर इसको प्रायोरिटी नहीं मिली थी। और उस समय पंडित जी के समय ही 3 बातों की चर्चा देश में होती थी, क्योंकि आर्थिक दृष्टि से इन सब बातों का विचार करना आवश्यक है। क्योंकि जो जो विचारों के लोग थे उनका उद्देश्य एक था, उनके प्रति सम्मान रखते हुए वो 3 मॉडल की चर्चा देश में चल रही थी। एक पंडित जी का रशियन मॉडल था जो सोशलिज्म और कम्युनिस्ट विचारधारा से प्रभावित था। फिर दूसरा था वो कम्युनिस्ट विचारधारा का मॉडल था, दुनिया के मजदूर एक हो। वो वर्ग विग्रह के आधार पर मजदूरों का शोषण हो रहा है इस बात को लेकर वर्ग विग्रह की बात करते थे। फिर तीसरा जो था समाजवादी था और उसमें भी बड़े बड़े नेता थे। पर आज जब आप देखिए 1947 के बाद आज 75 साल हुए हैं, 75 साल में क्या परिणाम हुआ? तो जो पंडित जी का सोशो कम्युनिस्ट मॉडल था वो भी समाप्त हो गया। समाजवादी पार्टी और समाजवादी विचार भी लगभग समाप्ति के कगार पर खड़ा है और कम्युनिस्ट विचारधारा चाइना और रशिया में भी समाप्त हो गई। एक हंगेरी करके राष्ट्र है, मैं वहां गया था तो वहां एक गार्डन में गया था, वहां बुडापेस्ट करके उनके कैपिटल